Hello everyone, welcome to my channel Law Savvy by Chahat. So the topic for today's video is nuisance as a tort. तो न्यूसेंस होता क्या है? न्यूसेंस का मतलब होता है कि कोई भी अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद द पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हमारा जो पड़ोसी है, अगर वो अपने लैंड पे कुछ ऐसा कर रहा है जिस वजह से हमारे लैंड पे उस वजह से कोई भी अनरीजनेबल इंटरफेरेंस हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल वो अपने लैंड पे इतना ज्यादा नॉइज क्रिएट कर रहा है, या अगर वो अपने लैंड पे कुछ ऐसा कर रहा है कि हमारे लैंड पे उस वजह से बहुत ज्यादा ऑब्नॉक्शियस सी स्मेल आ रही है या फ्यूम्स आ रहे हैं, या किसी भी और तरीके की अनलॉफुल अगर इंटरफेरेंस वो कॉज कर रहा है हमें अपने लैंड पे, तो उसको हम न्यूसेंस कहते हैं। अब दो तरीके के न्यूसेंस होते हैं, एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस और एक होता है पब्लिक न्यूसेंस। तो प्राइवेट न्यूसेंस का तो मतलब हो जाएगा जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, लेकिन पब्लिक न्यूसेंस का क्या मतलब होगा कि ये न्यूसेंस अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज है। और ये जो पब्लिक न्यूसेंस होता है ये क्राइम होता है, जबकि जो प्राइवेट न्यूसेंस होता है वो टॉर्ट होता है। तो ऑब्वियसली अगर ये क्राइम है पब्लिक न्यूसेंस, तो एक इंडिविजुअल पर्सन कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल पर्सन ये शो कर पाता है कि पब्लिक न्यूसेंस की वजह से पब्लिक एट लार्ज को तो डैमेज हुआ ही है, लेकिन उसको कोई स्पेशल या सब्सटैंशियल डैमेज हुआ है, ठीक है, so specific damage over and above the damage that has been caused to the public, तो उस केस में वो एक सिविल एक्शन भी ला सकता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। और इसमें जो केस आता है बहुत इंपॉर्टेंट वो है हमारा रामराज सिंह वर्सेस बाबूलाल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डिफेंडेंट्स हैं वो ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन अपने लैंड पर लाते हैं और उस वजह से बहुत ही डर्ट और पोल्यूशन कॉज होता है लोकेलिटी में। सो दैट मीन्स पब्लिक न्यूसेंस है, सबको ही लोकेलिटी में दिक्कत हो रही है इस डर्ट और पोल्यूशन से। लेकिन जो साथ वाला उसका नेबर होता है वो होता है डॉक्टर, उसका वहां पर क्लिनिक होता है, तो वो ये कहता है कि मैं इसमें सिविल एक्शन भी ला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इसमें स्पेसिफिक डैमेज शो कर पाता है। कैसे? कि जो उसके पेशेंट्स के कपड़े होते हैं और जो उसके कपड़े होते हैं उस पे एक रेड कोटिंग आ जाती है डर्ट की वजह से, जो डस्ट ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन से आती है उससे क्या है कि एक रेड कोटिंग आ जाती है उसके क्लोथ्स पे और उसके पेशेंट्स के क्लोथ्स पे। इसीलिए क्योंकि ये इसमें स्पेशल डैमेज दिखा पाता है, इसीलिए इसका जो सिविल एक्शन ऑफ न्यूसेंस होता है ये सक्सेसफुल हो जाता है। अब आता है हमारा असेंशियल्स ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस। तो असेंशियल्स पहला कौन सा हो जाएगा? अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। दैट मीन्स कि इंटरफेरेंस तो है नेबर की राइट से, लेकिन हर इंटरफेरेंस न्यूसेंस नहीं होती है। ठीक है, हर बंदे को थोड़ा बहुत नॉइज, थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस जो है उसको टॉलरेट करना पड़ता है, लेकिन अगर वो इंटरफेरेंस अनरीजनेबल हो जाती है तो उस केस में ही हम न्यूसेंस के अंदर एक्शन ला सकते हैं। तो इसमें जो केस आता है बहुत इंपॉर्टेंट वो है राधेश्याम वर्सेस गुरप्रसाद का। तो इसमें क्या होता है, जो डिफेंडेंट्स हैं वो अपने लैंड पे फ्लोर मिल, जिसको हम कहते हैं आटे की चक्की, वो क्या है चला रहे होते हैं। अब ऑब्वियसली ये जो चक्की है ये अगर एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में चलेगी तो उस वजह से बहुत ज्यादा नॉइज और तरीके की न्यूसेंस भी कॉज होगी। तो जो इसका नेबर था उसकी ऑब्वियसली इंटरफेयर हो रही थी राइट टू एंजॉय हिज ओन लैंड इस बहुत ज्यादा नॉइस से। तो इसीलिए इस केस में ये अनरीजनेबल इंटरफेरेंस डिक्लेयर हुई और इसमें ये बोला दैट यस न्यूसेंस हैज बीन कॉज्ड बाय द फ्लोर मिल। इसके बाद आता है सेंसिटिव प्लेंटिफ। इसका क्या मतलब है कि जब हम अनरीजनेबल इंटरफेरेंस बोलते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक रीजनेबल मैन के लिए वो इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए है। ठीक है, हमारा जो यार्डस्टिक है वो ये नहीं है कि एक सेंसिटिव बंदा जो थोड़ी सी भी नॉइज, थोड़ा सा भी स्मेल जो है वो बेयर नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हमें देखना है एक रीजनेबल बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर कोई बहुत ही ओवर सेंसिटिव प्लेंटिफ है, ठीक है, या फिर वो एक बहुत ही सेंसिटिव ट्रेड जो है अपनी प्रॉपर्टी पे कर रहा है, तो उस केस में जो उसको इंटरफेरेंस होगा उसके लिए जो कोर्ट है वो न्यूसेंस नहीं कहती है। ठीक है, तो इसमें जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट वो आता है रॉबिन्सन वर्सेस किलवर्ट का। तो इसमें क्या हुआ है कि जो डिफेंडेंट है वो, उसकी एक फैक्ट्री है एक फ्लोर पे और दूसरे दूसरे फ्लोर पे ये जो प्लेंटिफ है ये ब्राउन पेपर रखता है।
ये ब्राउन पेपर जो है उसको स्टोर करता है। अब ड्यू टू द हीट दैट कम्स फ्रॉम द डिफेंडेंट्स, ठीक है, उनकी जो फैक्ट्री है वहां से क्या आता है, हीट आती है, जिस वजह से जो इसका ब्राउन पेपर है वो खराब हो जाता है। अब ये जो ब्राउन पेपर होता है ना, एक बहुत ही सेंसिटिव ट्रेड होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको थोड़ी सी भी हीट पड़ती है तो उस केस में ये खराब हो जाता है। तो इसमें ये बोला गया दैट द डिफेंडेंट्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। व्हाई? क्योंकि जो प्लेंटिफ है वो इतना ज्यादा सेंसिटिव ट्रेड अपने प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्राउन पेपर होता है इस पे जरा सी भी हीट लग जाए तो ये खराब हो जाता है। तो इतने सेंसिटिव ट्रेड के लिए अनरीजनेबल इंटरफेरेंस नहीं मानी जाएगी। ओके, इसके बाद आता है मेलाइज। तो मेलाइज का मतलब क्या होता है, इल मोटिव। सो दैट मीन्स कि कोई चीज अगर वैसे अनरीजनेबल इंटरफेरेंस नहीं है तो जस्ट बिकॉज वो इल मोटिव से करी गई है तो वो न्यूसेंस नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर आप अनरीजनेबल इंटरफेरेंस कर रहे हो और वो भी आप इल मोटिव से या मेलिशियसली कर रहे हो तो वो तो ऑब्वियसली न्यूसेंस होगी ही। जैसे हमारा जो ये केस है इसमें क्या हुआ है कि दो नेबर्स हैं। अब जो एक नेबर है वो म्यूजिक टीचर है, तो इसके कंटिन्यूअस म्यूजिक लेसन से जो इसकी नेबर है बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये अपने ही घर में क्या करने लग जाती है परेशान होके कि ये बर्तन जो है वो बेसिकली जोर जोर से खटकाने लग जाती है, ठीक है, हैमरिंग करने लग जाती है ये वाली वॉल पे, और बहुत ज्यादा विस्लिंग और तरीके की बहुत ज्यादा अनरीजनेबल नॉइज जो है वो करने लग जाती है मेलिशियसली, क्योंकि ये परेशान हो चुकी होती है इसके म्यूजिक लेसन से। तो इस केस में जब न्यूसेंस के लिए ये नेबर सू होती है तो इसमें ये हेल्ड होता है दैट यस ये दिस इज द अनरीजनेबल इंटरफेरेंस एंड आल्सो इट हैज बीन कॉज्ड मेलिशियसली। तो इसीलिए इस केस में न्यूसेंस प्रूव हो जाती है। तो मेलाइस में एक और केस आता है जिसका नाम है हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स फार्म वर्सेस एमेट का। तो इस केस में क्या होता है कि जो प्लेंटिफ है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी पे वो क्या करता है कि जो सिल्वर फॉक्स होती है ना उसको ये ब्रीड करवाता है बेसिकली, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि रिप्रोड्यूस करते हैं, ये ब्रीड करते हैं सिल्वर फॉक्स। तो इसके जो साथ वाले लैंड में डिफेंडेंट होता है वो क्या करता है कि इसको इकोनॉमिक लॉस कॉज करने के लिए, इसको नुकसान करवाने के लिए, ठीक है, उस मोटिव से तो मेलिशियसली क्या करता है अपने ही लैंड पे फायरिंग करने लग जाता है, शूटिंग करने लग जाता है, ठीक है। तो इस केस में ये हेल्ड होता है कि यस बिकॉज दिस एक्ट हैज बीन डन मेलिशियसली, इसीलिए जो ये अनरीजनेबल इंटरफेरेंस है वो क्या है, न्यूसेंस होगी। और इसमें जो हमने रॉबिन्सन वाला केस पढ़ा था जो एक सेंसिटिव प्लेंटिफ के ऊपर था, उससे भी इसको डिस्टिंग्विश करा गया। क्यों? बिकॉज इस केस में भी जो सिल्वर फॉक्स है वो बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि सेंसिटिव ट्रेड है। लेकिन इस केस में जो डिफेंडेंट है उसका जो एक्ट है वो स्पेशली मेलिशियसली करा गया है। वो एक नॉर्मल कोर्स में नहीं हो रहा, वो उसने मेलिशियसली करा है। तो अगर अनरीजनेबल इंटरफेरेंस आप मेलिशियसली कॉज करोगे तो आप लाइबल होगे, चाहे जो प्लेंटिफ है उसका एक्ट थोड़ा सा सेंसिटिव क्यों ना हो। तो हमारा सेकंड एसेंशियल है वो है इंटरफेरेंस विद द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ द लैंड। तो इंटरफेरेंस किसके साथ होना चाहिए है, यूज या इंजॉयमेंट ऑफ द लैंड। तो पहला तो क्या है कि अगर एक्चुअल में इंजरी टू द प्रॉपर्टी ही हो जाए, ठीक है, कि न्यूसेंस से जो प्लेंटिफ है उसकी प्रॉपर्टी अगर इंजर हो रही है, जैसे इस केस में हेलन स्मेल्टिंग कंपनी वर्सेस टिपिंग के केस में क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ द फ्यूम्स दैट वर कमिंग आउट ऑफ द डिफेंडेंट्स कंपनी, ठीक है, ये जो फ्यूम्स आ रही हैं उस वजह से प्लेंटिफ के जो ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो इसमें ये हेल्ड होता है दैट यस बिकॉज द इंटरफेरेंस हैज बीन कॉज्ड टू द प्रॉपर्टी, ठीक है, जिस वजह से प्रॉपर्टी को इंजरी हुई है, इसीलिए इस केस में न्यूसेंस प्रूव होगी। और दूसरी बात ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी ना डैमेज हो रही हो लेकिन जो प्लेंटिफ है उसका कंफर्ट या हेल्थ जो है उसको इंजरी हो रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज्यादा नॉइज आती है, ठीक है, साथ वाले घर से, या बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो उससे क्या है कि प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होती है लेकिन उसका जो कंफर्ट है या हेल्थ है वो खराब होती है। और जो हमारा तीसरा एसेंशियल है वो डैमेज है।
तो न्यूसेंस में आपको प्रॉपर एक डैमेज शो करना होता है कि आपको ये जो इंटरफेरेंस थी इससे कुछ डैमेज हुआ है। अगर आप सिर्फ इंटरफेरेंस शो कर दो और ये उससे आपको कोई डैमेज ना हुआ हो तो उस केस में न्यूसेंस जो है वो प्रूव नहीं होती है। अब आते हैं हम डिफेंसेस अंडर न्यूसेंस। तो न्यूसेंस के लिए कौन कौन से हम डिफेंसेस ले सकते हैं? पहला है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव राइट। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा नेबर न्यूसेंस कॉज कर रहा है 20 साल से, ठीक है, 20 साल से वो न्यूसेंस कॉज कर रहा है और हमने 20 साल से उसको नहीं रोका, ना हमने उसको इंटरप्ट करा और वो पीसफुली न्यूसेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है, तो हम 20 साल बाद इस न्यूसेंस के लिए क्या है कि उसको सू नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज नाउ ही हैज अ प्रिस्क्रिप्टिव राइट टू कॉज सच न्यूसेंस। और जो हमारा सेकंड डिफेंस है न्यूसेंस के अंदर वो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो स्टैट्यूट है या लॉ है वो एक रेलवे कंपनी को रेलवे ट्रैक बिछाने की परमिशन देता है, ठीक है, तो उस रेलवे ट्रैक से ऑब्वियसली जब ट्रेन जाएंगी उस पे से, तो जो आसपास घर हैं, ओके, वो क्या है कि उनको न्यूसेंस सहनी पड़ेगी। जो भी उस ट्रेन से आवाज आ रही है, ठीक है, साउंड आ रही है, फ्यूम्स आ रही हैं, स्पार्क्स आ रही हैं, जो भी आ रहा है उस वजह से जो भी न्यूसेंस होगी उसको क्या है आसपास के घरों को वो सहना पड़ेगा। तो जो रेलवे कंपनी है वो किस चीज का डिफेंस लेगी? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। इसके बाद आता है इनइफेक्चुअल डिफेंसेस। दैट मींस कौन से डिफेंसेस अवेलेबल नहीं होते हैं। तो पहला है हमारा न्यूसेंस ड्यू टू एक्ट ऑफ अदर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी म्यूजिक कार्निवल में जाते हो, ठीक है, या फिर आपके घर के आसपास कोई म्यूजिक शो हो रहा है, उसमें 5-6 सिंगर्स जो हैं वो गा रहे हैं। अब अगर एक ही गा रहा होता तो इतनी न्यूसेंस ना क्रिएट होती, लेकिन क्योंकि सारे गा रहे हैं तो सबका एग्रीगेट जो है, ठीक है, सबको मिला के क्या है बहुत ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट हो रही है। तो अगर किसी एक के खिलाफ भी एक्शन न्यूसेंस का फाइल करा जाता है तो वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि ये जो न्यूसेंस है ये सबको मिला के हुई है, मेरे अकेले के एक्ट से नहीं हुई है। सो ही कैन नॉट टेक सच डिफेंस। फिर सेकंड है पब्लिक गुड। ठीक है, कोई भी कंपनी या कोई भी डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता कि जो मैं चीज कर रहा हूं ना वो पब्लिक गुड के लिए है, तो अगर उससे कोई न्यूसेंस भी क्रिएट हो रही है तो वो डिफेंस है नहीं। वाई? क्योंकि ऐसे तो जो हर बंदा है वो पब्लिक गुड का एग्जाम्पल ले सकता है। क्योंकि अगर आप कुछ भी करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आटे की चक्की खोल के बैठे हो तो वो भी पब्लिक गुड के लिए है, या आप कोई भी और बिजनेस भी खोल के बैठे हो वो भी पब्लिक गुड के लिए है, तो ऐसे तो न्यूसेंस का एक्शन होएगा ही नहीं। इसीलिए पब्लिक गुड भी आप डिफेंस नहीं ले सकते। फिर थर्ड है प्लेंटिफ कमिंग टू न्यूसेंस, कि मतलब डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए है और बी है, ठीक है, अब जो ए है वो अपने लैंड पे बहुत ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज और पोल्यूशन कॉज कर रहा है। अब जो इसका साथ वाला नेबर है ये इसके खिलाफ क्या है, कोई एक्शन नहीं लेता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी पे जब एक नया नेबर आता है, जब जो प्लेंटिफ है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी लेता है, यहाँ पर घर लेता है, तो नाउ ही फाइल्स एन एक्शन फॉर न्यूसेंस। तो जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है बंदा वो ये नहीं कह सकता कि पहले वाले प्लेंटिफ को तो दिक्कत नहीं थी, तुम खुद ही चलकर आए हो यहाँ पर न्यूसेंस की तरफ, सुनो। ये नहीं कह सकता कि प्लेंटिफ खुद, मतलब प्लेंटिफ ने खुद ही यहाँ पर घर खरीद के आया है, ठीक है, तो वो आप नहीं कह सकते हो। उसके बाद आता है हमारा रेमेडीज फॉर न्यूसेंस। तो अगर कोई न्यूसेंस करता है तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? तो पहला है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा गार्डन है, ठीक है, तो साथ वाले के गार्डन से जो साथ वाले के गार्डन में पेड़ हैं उसकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज्यादा हमारे गार्डन में आ चुकी हैं और हमारे गार्डन में उस वजह से बहुत न्यूसेंस क्रिएट हो रही है। और अगर आपने अपने नेबर को बोल भी दिया कि भाई इसको कटवा दो, अगर वो नहीं कटवाता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप खुद भी ये ब्रांचेस कट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, कि आप खुद, ठीक है, विद मतलब नोटिस देकर आप ये ब्रांचेस जो है वो खुद भी कट कर सकते हो, आप खुद वो न्यूसेंस मिटा सकते हो। उसके बाद सेकंड है डैमेजेस, कि अगर आपको न्यूसेंस क्रिएट हो रही है अपने नेबर के बेसिकली एक्ट से, तो आप क्या है उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो और आपको जो कोर्ट है वो अप्रोप्रिएट कंपनसेशन देगी, ठीक है, विच वुड बी प्रोपोर्शनेट टू द इंजरी दैट हैज बीन कॉज्ड टू यू बिकॉज ऑफ दैट न्यूसेंस।
और जो हमारा लास्ट है वो है इंजंक्शन। दैट मीन्स कि स्पेशली अगर कोई कंटिन्यूइंग न्यूसेंस है जो चली आ रही है, जैसे अगर फ्लोर मिल है, ठीक है, वो क्या है उसके लैंड पे चल रहा है, तो उस केस में आप केस में क्या फाइल करोगे कि भाई इस फ्लोर मिल को रुकवा दो क्योंकि ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। तो इस रुकवाने को हम इंजंक्शन कहते हैं, जब हम कोर्ट को ये कहते हैं कि प्लीज ये ऑर्डर दो कि जो डिफेंडेंट न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है उस न्यूसेंस को वो रोके, तो इसको हम इंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रेमेडीज अवेलेबल होते हैं न्यूसेंस में। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।